Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. Previously, we have started chapter 19 with the name of animal behavior, and in the previous lecture, lecture number 1, we have discussed some important terminologies that we are using and we would use in this chapter as well. सो बेटा प्रीवियस जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन के हवाले से था कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या चीज़ें पढ़नी है या किन चीज़ों के हवाले से आप जो है सोच सकते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ें बिहेवियर के हवाले से सीखेंगे। आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 2 और इसका नाम है टॉपिक का इनेट बिहेवियर के हवाले से। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम एक पहले छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या चीज़ सीखनी है। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस। यानी हम जब बिहेवियर की बात कर रहे थे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि बिहेवियर की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं या किसी तरीके से हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स के बहुत मुख्तलिफ तरीके थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ इग्नोर्ड बिहेवियर था। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस करना है कि मेजरली हमारे पास यहाँ पर आते हैं दो ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 इज़ ओरिएंटेशन बिहेवियर एंड नंबर 2 इज़ नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे टॉपिक के दो मेजर पॉइंट्स हैं। लेकिन ओरिएंटेशन बिहेवियर की फ़र्दर दो टाइप्स होती हैं, टैक्सेस एंड ट्रोपिज़म्स, हमने वो भी डिस्कस करनी है। नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्सेस आती हैं, इंस्टिक्ट्स आती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट है दैट इज़ माइग्रेशन ऑफ साल्मन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है। लिसन टू द लेक्चर वेरी केयरफुली। दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर, और इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने पॉइंट्स को। सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है इनेट बिहेवियर के हवाले से। अच्छा, इनेट बिहेवियर क्या होता है? इनेट इज़ बेसिकली इनबॉर्न बिहेवियर, यानी जो बाय बर्थ आपके अंदर होता है। ठीक है, जो बचपन से ही आपके अंदर होता है, बाय बर्थ ही आपके अंदर होता है। इवन कि जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो कुछ स्पेसिफिक वो बिहेवियर शो कर रहा होता है, उसको हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। जो उसके माइंड के अंदर स्टार्टिंग से ही है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, उसको हम इनेट या इनबॉर्न या जेनेटिक बिहेवियर का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि वो हम कहते हैं द बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिकली डिटर्मिन्ड प्रोग्राम्स दैट आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि कुछ ऐसे जेनेटिकली डिटर्मिन्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं जिनको जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं, और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज़ आगे प्रोसेस हो रही होती है। और इसका आपको एक एग्जांपल जो है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो अपने थंब को शक्ल करता रहता है। इन छोटे बच्चे अक्सर सोते हुए अपना जो थंब होता है उसको मुंह में लेकर जो है वो शक्ल करते रहते हैं। ये चीज़ जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनेट बिहेवियर के अंदर, इनबॉर्न बिहेवियर के अंदर। ठीक है, कि ये बाय बर्थ उसके अंदर होता है। अब ये जो इनेट बिहेवियर होता है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। हम कहते हैं कि ये जो इनेट बिहेवियर होता है, जो बाय बर्थ है, जिसको आप कहते हैं कि ये तो उसकी जिबिल्लत है, ये तो उसके अंदर शुरू से ही है, अक्सर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे जो बिहेवियर होते हैं ये उस ऑर्गेनिज़म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली हम कहते हैं कि जो इनेट बिहेवियर है ना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेस्ट डेवलप होता है जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही आप कहते हैं कि एडवांस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैमल्स हो गए स्पेशली, जैसे कि ह्यूमंस हो गए स्पेशली। ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनिज़म जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है तो उनका नर्वस सिस्टम बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, जिससे वो स्पीशीज़ जो हैं वो इनेट बिहेवियर बहुत कम या ना होने के बराबर शो करते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात हो रही थी एनिमल्स के केस में। जहाँ हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी बिहेवियर इनेट होते हैं। ठीक है, इनेट बिहेवियर सादा सी मिसाल है, आपने एक दरख्त जो है लगाना है, आप कहते हैं कि भाई एक दरख्त लग जाए, तो वो पहले दिन से दरख्त तो नहीं बनेगा, वो तो एक छोटा सा पौधा होगा। तो जब आप उस प्लांट को, छोटे से पौधे को ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं तो आप उसको पानी देते हैं। अब आप उसको पानी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टुवर्ड्स द वाटर सोर्स ग्रो करेगा, टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट सोर्स ग्रो करेगा। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉइल के अंदर एडजस्ट करेगा, वो अपनी रूट्स को फैलाना शुरू करेगा, एक्सटेंशन करेगा, रूट्स की ब्रांचिंग रीब्रांचिंग करेगा। तो ये क्या चीज़ है? ये इनेट बिहेवियर है। यानी प्लांट को बाहर से कोई नहीं बता रहा कि तुमने अगर ग्रो करना है तो तुम इस तरह से ब्रांचिंग करो, बट दिस थिंग इज़ इनहेरिटेड इन द प्लांट जेनेटिकली। ठीक है, कि वो उसकी जीन्स के अंदर है, इनेट बिहेवियर है। जैसे आप देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लांट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो आप कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के, फॉर एग्जांपल हम किकर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर, मियांवाली के अंदर
जो है किकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो अब इसमें क्या होता है कि किकर की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको ना बहुत ही टॉल लेवल पर जाके और कैनोपी यानी कि ब्रांचेस और लीव्स वगैरह शो करते हैं, बहुत ऊंचे चले जाते हैं, फिर वो कैनोपी बनाते हैं और बड़ी अच्छी सी छाँव बनती है। कुछ ऐसे होते हैं जो मिड तक पहुंचते हैं और वहीं से ब्रांचिंग रीब्रांचिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही जड़ में से बहुत सारी ब्रांचेस बिल्कुल निकलना शुरू कर देती हैं। वो लगाते तो आप एक ही पौधा हैं या वो ग्रो तो एक ही कर रहा होता है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि वो चीज़ अच्छे खासे एरिया पर हो जाती है, अच्छे खासे एरिया पर फैल जाती है। ठीक है, तो ये एक ही प्लांट में इतनी वैरायटीज़ आती हैं, तो ये उसका इनेट बिहेवियर होता है। ठीक है, ये उसके जीन्स डिटर्मिन कर रहे होते हैं। सो ये हम डिस्कस कर रहे थे इनेट बिहेवियर के हवाले से। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें नेक्स्ट हमने इनेट के अंदर दो तरह के हमने कहा कि बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे। एक था मेनली ओरिएंटेशन बिहेवियर और दूसरा नॉन ओरिएंटेशन। तो पहला हमारे पास आता है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेटा जैसे नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो है ना एडजस्ट होना। ठीक है, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग ओरिएंट हो जाना, उसके मुताबिक अपनी डायरेक्शन बना लेना, उसके मुताबिक अपनी पोजीशन बना लेना, उसको नाम देते हैं ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन बिहेवियर की डेफिनेशन जो होती है व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ठीक है, यानी चेंज इन पोजीशन आ रहा है स्टिमुलस की वजह से, उसको हम ओरिएंटेशन कह रहे हैं। सो ओरिएंटेशन की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, टैक्सिस और ट्रोपिज्म। अब टैक्सिस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, केमिकल और हीट। यानी लाइट, केमिकल या हीट से रिलेटेड कोई डायरेक्शनल मोशन होती है ना, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है एक स्पीशी की, एक ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट चाहे एनिमल है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट का। ठीक है, तो उसको नाम दिया जाता है टैक्स का। टैक्सिस उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं युगलीना को। युगलीना जो होता है ये पॉजिटिव टैक्सिस शो करता है, पॉजिटिव टैक्सिस मूवमेंट टूवर्ड्स डिम लाइट। यानी जहाँ पे लाइट जो होती है ना वो डिम होती है, जहाँ पे लाइट कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, वहाँ पे युगलीना ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो ये लो लाइट की तरफ या डिम लाइट की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, वाइल नेगेटिव टैक्सेस टूवर्ड द इंटेंस लाइट, यानी बहुत ज़्यादा लाइट होगी, बहुत ब्राइटनेस होगी, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि रोशनी होगी, तो वहाँ ये उसको पसंद नहीं करता। अब ये चीज़ उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर है, ये चीज़ उसकी जेनेटिक्स के अंदर है। ठीक है, कि वो उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, वो नेगेटिव टैक्सेस शो करेगा। तो ब्राइट लाइट से मूव करके ये थोड़ा सा छाँव की तरफ, ये थोड़ा सा हम कहते हैं कि पानी के अंदर रहते हुए ये थोड़ा सा ऐसी जगह पर चला जाएगा जहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, लाइट डिम होगी। ठीक है, तो ये हो गया इन रिस्पॉन्स टू लाइट। हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ हो जाती है? इन रिस्पॉन्स टू लाइट, या इस चीज़ को आप नाम देते हैं कि जी ये लाइट को रिस्पॉन्स शो कर रहा था। ठीक है, तो ये टैक्सिस का बिहेवियर है जिसमें युगलीना बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल समझा जाता है, क्योंकि इसी पे ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं टैक्सिस रिलेटेड। फिर हम आ जाते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या चीज़ होती है? इट इज़ बेसिकली ग्रोथ मूवमेंट, ये चीज़ याद रखनी है। यानी यहाँ पे भी ओरिएंटेशन हो रही है, लेकिन ओरिएंटेशन हो रही है क्योंकि ग्रोथ करनी है। ये चीज़ आपने क्लियर कट डिफरेंस अपने माइंड में रखना है कि टैक्सिस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे मूवमेंट हो रही है डायरेक्शन के हवाले से। ठीक है, कि स्टिमुलस डायरेक्शन चेंज करवा रहा है। यहाँ पे मूवमेंट हो रही है ग्रोथ के हवाले से। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, बट इसका मेन कंसर्न क्या है? इसका मेन कंसर्न है ग्रोथ। ठीक है, उसको हम ट्रोपिज्म कहेंगे। सो ग्रोथ में ये दो बातें याद रखनी है, दैट ट्रोपिज्म में ये दो बातें याद रखनी है, ग्रोथ मूवमेंट्स रिलेटेड टू डायरेक्शनल स्टिमुलस, उसको हम नाम क्या देंगे? ट्रोपिज्म का। फॉर एग्जांपल फोटोट्रोपिज्म है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, यानी आपने ये देखा होगा कि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ ही ग्रो करता है, टुवर्ड द लाइट सोर्स। अब जैसे ये सामने आप पिक्चर देख सकते हैं कि विंडो के साथ ही उन्होंने एक फ्लावर पॉट रखा है, तो आप देखेंगे उसकी जो छोटी छोटी स्टेम की ब्रांचेज हैं, तो वो हालांकि इतनी ग्रो नहीं की हुई, इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे उसने कितना खुद को जो है मोल्ड करके वो इस तरह से डाइवर्ट होके और वो लाइट सोर्स की तरफ ग्रो कर रहा है, क्योंकि लाइट का सोर्स जो है वो विंडो की तरफ से आ रहा है, रोशनी विंडो से आ रही है, तो वो उसकी तरफ खुद को ओरिएंट कर रहा है। तो ये ओरिएंटेशन तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ के लिए, सो दैट्स वाई इसको हम नाम दे रहे हैं फोटोट्रोपिज्म का। इसी तरह आ जाती है जी जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होती है? जियो का मतलब है अर्थ। ठीक है, सो इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी जो मूवमेंट है उसको हम नाम देते हैं जियोट्रोपिज्म का। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पॉट को इस तरह से रख देते हैं, सीधा रखने की बजाय आप उसको हॉरिजेंटली रख देते हैं और महीनों तक वैसे ही पड़ा रहता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, लाइट वगैरह भी मिलती रहती है,
तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि रूट जो है वो यहाँ इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि चाहे आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, चाहे आपने उसको पहले वो अगर वर्टिकल पड़ा हुआ था, आपने उसको जो है वो हॉरिजेंटल कर दिया है, लेकिन स्टिल उस प्लांट को पता है कि उसने टूवर्ड्स ग्रेविटी तब मूव करना है जब वो रूट की मूवमेंट कराएगा, और स्टेम ने जो है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी अपर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करनी है। सो ये चीज़ें जो होती हैं उन प्लांट्स के अंदर, या हम जो एनिमल्स की बात करते हैं उनमें इम्प्रिंट होती हैं, उनमें पहले दिन से ही होती हैं, जेनेटिकली होती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जेनेटिक्स का होना, कि जीन्स होते हैं जो इनको इन रिस्पॉन्सेज की तरफ जो है ना आप कहती हैं कि मजबूर करते हैं कि स्टिमुलस की तरफ ये ख़ास रिस्पॉन्स शो करना है। सो यहाँ पे बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पीछे मैं आपको बता दूँ आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म, ये चीज़ आ सकती है। या यहाँ पे आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। तो साथ साथ नोट करते चले जाइएगा। इसके साथ थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन वाटर। सो हाइड्रोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू वाटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर प्लांट नॉर्मली ग्रो कर रहा था और आप उसको बहुत सारा वाटर जो है फिल करके रख देते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो वाली जो सॉइल होगी, यानी जो वाटर के करीब वाली सॉइल है, उसके अंदर आप कहते हैं कि नमी ज़्यादा है। जब उसमें नमी ज़्यादा है वो थोड़ी सी गीली होगी, तो प्लांट की रूट्स वहाँ की तरफ अगर मूव करना शुरू कर देंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट की रूट्स ने जो है वो बड़ी आसानी से जो है ना ग्रोथ करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द सोर्स। यहाँ पे आप देख लें और यहाँ देख लें, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन अब वो ग्रो करके थोड़ा सा ऐसे की तरफ उठ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का सोर्स पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है सारा। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, यानी फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म भी आ सकता है, यानी तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, दोनों का भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड पार्ट बनता है हमारे लेक्चर का, दैट इज़ नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है ना, वो भी जेनेटिकली होता है, ठीक है, वो भी जीन्स की वजह से ही होता है। लेकिन इसमें आप ओरिएंटेशन की बात नहीं करते, इसमें आप पोजीशन की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर का नाम देते हैं। ये दोनों चीज़ें इनेट में इस वजह से डिस्कस की जाती हैं क्योंकि दोनों ही जेनेटिक हैं, जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म खुद कर रहा होता है, स्टिमुलस की वजह से कर रहा होता है। लेकिन एक को ओरिएंटेशन इस वजह से कहा था क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन आ रही थी, ठीक है, और दूसरे को नॉन ओरिएंटेशन इस वजह से कहा है क्योंकि उसमें डायरेक्शन है ही नहीं। तो आपने यहाँ पे ये डिफरेंसेस ज़रूर माइंड में क्लियर रखने हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से बहुत आसानी से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज़ में भी खासकर, ठीक है। तो हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द बिहेवियर दैट आर कॉम्प्लेक्स देन ओरिएंटेशन बिहेवियर एंड डोंट शो डायरेक्शनल मोशन टुवर्ड्स द स्टिमुलस, उसको हम नाम क्या देंगे? नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, यानी कि ओरिएंटेशन और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर की डेफिनेशन में। यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट। रिफ्लेक्स वो होती है जो आप अचानक से करते हैं, जो आप अनकॉन्शियस करते हैं, आपको भी पता भी नहीं था कि अचानक आपसे हो जाता है। इंस्टिंक्ट वो होती है जो बसीरत है, ठीक है, जो आप सोच समझ के एक ख़ास रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंस्टिंक्ट का। अब इन दोनों चीज़ों को हम नॉन ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटेशन एंड नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपने ओरिएंटेशन में ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ कॉलम 1 में ओरिएंटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स के हवाले से बताएंगे कि ट्रॉपिज्म होती है और जो है उसमें टैक्सेस होती हैं, उनकी एग्जांपल के जस्ट नाम लिख देंगे कि यूग्लिना का बिहेवियर टुवर्ड लाइट सोर्स हम कह देते हैं, या हम कह देते हैं कि प्लांट्स की जो मूवमेंट है जियोट्रोपिज्म है, या हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म है, या हाइड्रोट्रोपिज्म है, ठीक है। और इसके साथ नॉन ओरिएंटेशन के दूसरे कॉलम में नॉन ओरिएंटेशन की डेफिनेशन, फिर रिफ्लेक्सेस लिख देंगे। रिफ्लेक्सेस आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इंस्टिंक्ट की एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट आपने एग्जांपल के नाम लिख देने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जी रिफ्लेक्सेस। अच्छा, रिफ्लेक्स क्या होती है? रिफ्लेक्स की डेफिनेशन ये होती है ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू चेंज अकरिंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज रिफ्लेक्स, ठीक है।
अचानक से कोई चीज़, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया कि एक पर्सन चल रहा था, उसको नहीं पता कि ज़मीन में कील पड़ी थी, और कील जब उसके पाँव पर लगती है तब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सोचे मैं क्या करूँ, फ़ौरन से अपना पैर जो है वो ऊपर कर लेता है, ठीक है। इसी तरह हमने पहले भी एक जो है एग्जाम्पल डिस्कस की थी हीट के हवाले से, कि आप किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं, आपका हाथ जलता है, फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं, आपको ये पता भी नहीं था कि अचानक क्या हुआ है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, कफिंग एक्सीडेंटली, यानी समटाइम्स आप खाना खा रहे हैं और आपने किसी से कोई बात वगैरह की है, या कोई भी चीज़ हुई है, मूवमेंट आपकी हुई है, और खाना जो था आपके एसोफेगस की बजाय वो आपके ट्रैकिया यानी विंड पाइप में चला गया, तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि खाना वहाँ पे गया, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है अचानक, ही आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, आपके माइंड में ये चीज़ होती भी नहीं है, लेकिन आपको जो है ना ये चीज़ खांसी इस वजह से आती है क्योंकि ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, ये एक रिफ्लेक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा जब आप अचानक ही लाइट में चले जाते हैं, यकदम लाइट में जाते हैं, लाइक आप अंदर बैठे थे और बाहर चले जाते हैं, ख़ासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में लाइट या सूरज बहुत तेज़ होता है, तो आपकी ना आँखों में वो सनलाइट जो होती है वो चुभना शुरू कर देती है, तो आप जो है इंस्टिंक्टिवली रिफ्लेक्सिवली उसको क्या करते हैं, आँखें सुकेड़ लेते हैं अपनी, जिसको हम कहते हैं कि पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टार्टल्ड बिहेवियर, यानी जो डर खौफ वाला बिहेवियर होता है वो शो करता है। मिसाल के तौर पे आपने बटरफ्लाई देखी फ्लावर के पास, ठीक है, आप थोड़ा सा उसके करीब जाते हैं, आपके मे बी माइंड में ना हो गए ये कैसी है, ये किस तरह की है, लेकिन उसने आपको ऑब्जर्व किया कि अच्छा जी एक ह्यूमन पर्सन है या कोई भी एक डिफरेंट टाइप की स्पीशी है, वो मेरे करीब आ रही है, वो फ़ौरन से उड़ के चली जाती है, ठीक है। इसी तरह आप इंसेक्ट्स को देखते हैं तो स्टार्टल्ड का मतलब होता है जो कि बहुत ही डर खौफ से बिहेवियर होता है, कि अचानक कोई चीज़ पास आए और वो ऑर्गेनिज्म कहीं एक्सकेप कर जाता है। तो कुछ जो है सिर्फ डर की हद तक रहते हैं, कुछ फ़ौरन ही एक्सकेप कर जाते हैं, जिनमें हनी बीज़ आती हैं, जिनमें हम कहते हैं कि बटरफ्लाइज आती हैं, जो मतलब आप कहते हैं कि ऑर्नामेंटल इंसेक्ट्स होते हैं, यानी जो फूलों वगैरह पर रहते हैं, जो मतलब प्यारे से होते हैं। तो ये आती हैं रिफ्लेक्सेस के हवाले से। डेफिनेशन और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़। फिर आ जाती है जी इंस्टिंक्ट, यानी जिबिल्लत, खसलत। वो क्या चीज़ होती है? ये वो चीज़ है जो आपकी नेचर के अंदर ऐड होती है, यानी जो आपकी नेचर को बनाती है, ठीक है। इसको हम इंस्टिंक्ट या जिबिल्लत या खसलत कहते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये होती है, दीज आर अनलर्नड इनहेरिटेड फिक्स्ड एक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यानी अनलर्नड है, आप सीखते नहीं हैं, इनहेरिटेड फिक्स्ड एक्शन, यानी वो आपके बिहेवियर के अंदर इनहेरिटेड है, वो जेनेटिक है, वो आपने करना ही करना है, वैसा स्टिमुलस आपको नजर आएगा, आप फ़ौरन से वैसा रिएक्ट करेंगे। इसमें आपके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको प्रीवियसली कोई लर्निंग नहीं है, आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पता आपको, बट यू हैव टू रिस्पॉन्स इंस्टिंक्टिवली, विद इन अ सेकेंड आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उस चीज़ के हवाले से, ठीक है। सो दीज आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, दैट्स वाई वी से दैट फिक्स्ड एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं ये, या पैटर्न्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, और इसमें हमारे पास ये आती है कि पूरी की पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। देख लेते हैं जी कैसे। एग्जाम्पल में हमारे पास आई है सालमन। सालमन जो है ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी फ़िश होती है। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सालमन के हवाले से, फिर हम रीड आउट करेंगे। अच्छा जी, ये है सालमन जो कि माइग्रेशन कर रही है, यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। ये काफ़ी फैसिनेटिंग सी देखने में बहुत प्यारी सी होती है, मीडियम एवरेज साइज़ होता है इसका, जैसे नॉर्मली एक फ़िश होती है। दो तरह की, वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन कॉमनली जिनको डिस्कस किया जाता है या जो मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं, वो पैसिफिक सालमन होती है और एटलांटिक सालमन होती है, ठीक है। तो ये जो आपको स्पीशी नज़र आ रही है, ये पैसिफिक सालमन है। इसका कलर बड़ा प्यारा सा होता है, मैरून कलर पीछे से होता है, और थोड़ा डीप ग्रीनिश या ग्रासी ग्रीन कलर जो होता है ना, ये इसका माउथ और फिन्स वगैरह होते हैं। तो ये देखने में ऐसी ही होती है। तो ये आपको पिक्चर दिखाना मकसद था, ताकि जब हम अभी डिस्कशन करेंगे तो आपके माइंड में एक थोड़ा इमेज बन जाएगा कि आज किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो सालमन क्या है कि इट इज़ अ फ़िश दैट स्पेंड इट्स एडल्ट लाइफ इन ओशन। जी ऐसी फ़िश होती है जो अपनी एडल्ट लाइफ जो है ओशन के अंदर गुजारती है। एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूँ कि सालमन जो होती है ना, ये फ्रेश वाटर, ठीक है, और ये जो मैरीन लाइफ होती है इसके दरमियान में है। मैरीन लाइफ में इसने अपनी एडल्ट ज़िंदगी गुजारनी है, यानी मेच्योरिटी वाली लाइफ गुजारनी है, और फ्रेश वाटर के अंदर इसने अपनी लार्वल स्टेज या बचपन गुजारना है, सादा अल्फाज में, ठीक है, कि अपनी चाइल्डहुड स्टेज, अपनी लार्वल स्टेज फ्रेश वाटर में, जैसे वो थोड़ी बड़ी होगी, जैसे वो थोड़ी एनेबल होगी कि माइग्रेशन कर सके, तो वो माइग्रेशन करके चली जाती है मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारती है। सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद अब जब उसने रिप्रोडक्शन करनी है, तो रिप्रोडक्शन के लिए वो वापस आ जाती है टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर। तो यही चीज़ हमने अभी डिस्कस करनी है।
ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये एक ऐसी फ़िश है जो अपनी एडल्ट लाइफ गुजारती है ओशन यानी मैरीन के अंदर। जब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी पर पहुंच जाती है तो फिर ये चली जाती है फ्रेश वाटर में न अगले साल के लिए, यानी आने वाले अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी के अगले साल की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। अब जो पैसिफिक सालमन होती है ये 100 इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो ऑफ डेस्टिनेशन को कवर करती है और ये पहुंच जाती है अपने फ्रेश वाटर रिवर की तरफ या फ्रेश वाटर कैनाल की तरफ जहाँ पे ये थी। इनमें से ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो इस दौरान जो है उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स उनको हंट कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो मीट होता है ना, सालमन कमर्शियली बड़ी इंपॉर्टेंट फ़िश है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देती है। इसका मीट इतना जूसी, इतना टेंडर और इतना फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हायर लेवल पे। या आप कहते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में बाकायदा सालमन को जो है ना, हम कहते हैं कि बहुत शौक़ से लोग जो है एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं, और एक्सपेंसिव भी बहुत होती है ये। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है कि माइल्स ऑफ आप कहते हैं कि माइग्रेशन करनी है, तो इनके पास क्योंकि फ़ूड तो है नहीं, रिज़र्व फूड बॉडी में होता नहीं है, खाने रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई ऑर्गेनिज्म, हंटिंग कर ली ठीक है, नहीं मिलती तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने भी स्टारवेशन गुजारनी होगी। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या तो इसकी अपनी हंटिंग हो सकती है किसी दूसरे एनिमल से, या फिर ये हो सकता है कि इसको खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, कोई ऑर्गेनिज्म ना मिले, तो इसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जब ये अपने स्पॉनिंग उसमें पहुंच जाते हैं, स्पॉनिंग हम कहते हैं वो सीज़न जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एग ले करते हैं, उसको हम स्पॉनिंग का नाम देते हैं, ठीक है। स्पेशली ये टर्म फ़िश के हवाले से यूज़ की जाती है। सो जो फीमेल सालमन होती है ये अपना एक नेस्ट बिल्ड करती है, उसमें एग ले कर देती है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, फीमेल सालमन एक नेस्ट बिल्ड करेगी, ठीक है, इस तरह का, उसमें एग ले कर देगी, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। मेल आएगा, मेल इसके ऊपर अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देगा, स्पर्म डिपॉजिट हो जाएंगी, इस एक्टिविटी को हम नाम क्या देंगे, स्पॉनिंग का, ठीक हो गया। अब मेल जो है वो हम कहते हैं कि टेक केयर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एंड डाइज आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज इट हैज़ नॉट फीड सिंस लॉन्ग टाइम। तो जो मेल होता है ना, ये कुछ दिनों के लिए तो उन जो एग की जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगी उनकी केयर करेगा, कि थोड़ा बहुत जो है उनको आप कहते हैं कि वो केयर करने के लिए वहाँ पर मौजूद होगा। फिर उसके बाद उसकी अपनी भी डेथ हो जाती है। मज़े की बात यह है कि जो पैसिफिक सालमन हम डिस्कस कर रही हैं, इसमें दोनों मेल और फीमेल एग ले करने के बाद, सॉरी फीमेल एग और मेल जो है वो स्पर्म ले करने के बाद जो है कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रहते हैं, लेकिन फिर कुछ उन दिनों के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जो अटलांटिक सालमन होती है ना वो मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग करते रहते हैं, उनमें ये डेथ वाला सीन नहीं होता। लेकिन सालमन जो कि पैसिफिक ओशन की होती है, उसकी ख़ास बात ही यही होती है कि वो स्पॉनिंग के बाद कुछ दिनों बाद मेल और फीमेल दोनों की डेथ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, सो दैट्स वाई आपके साथ शेयर की है नॉलेज। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी जो यंग वन होते हैं जब ये हैच करते हैं तो इनिशियल जो पीरियड होता है इनका, जिसको हम लार्वल स्टेज कह रहे होते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में ही गुजरता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में गुजरने के बाद जब ये वहाँ पे कुछ काफ़ी अरसे के लिए रहते हैं, अब डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर, एक 6 महीने के लिए भी रह सकता है, हम कहते हैं 1 साल के लिए भी रह सकता है लार्वा, और वहाँ पे वो अपनी आप कहते हैं कि बॉडी को डेवलप करते हैं, उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही होती है, उनकी हम कहते हैं कि मैच्योरिटी का लेवल करीब आने वाला होता है। जैसे ही वो सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, सॉरी जैसे ही वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो जो है माइग्रेशन कर सके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, फिर वो ओशन की तरफ चला जाता है। जहाँ वो ओशन की तरफ जाएगा तो ओशन में जाने के बाद, वहाँ जाने मैरीन इन्वायरमेंट में जाने के बाद वो कम से कम 7 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक ज़िंदा रह सकता है। ये डिपेंड करता है आगे पैसिफिक में भी कि उसकी मतलब कौन सी स्पीशी है, पैसिफिक की टाइप, आगे सब टाइप कौन सी है, ठीक है। तो मिनिमम 7 मंथ्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक वहाँ पे वो रह सकता है। तो न्यू बॉर्न जो होती हैं इनको किसी किस्म की पेरेंटल केयर नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, फिर भी वो मैच्योर हो जाता है, फिर भी वो इतना एबल हो जाता है कि वो माइग्रेशन करके चला जाता है, वहाँ पे रह लेता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंस्टिंक्ट है, क्योंकि ये उनके अंदर इनहेरिटेड बिहेवियर होता है, ठीक है। और जैसे ही उसका जो है ना हम कहते हैं कि पहुंच जाएगा मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, और जैसे ही उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, वहाँ पे हो सकता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आए, तो फिर वो दोबारा से उसी स्ट्रीम के अंदर, उसी रिवर के अंदर वापस आएगा जहाँ पर वो पैदा हुआ था, और वहाँ पर वो अपनी रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त सी एक माइग्रेशन जर्नी होती है सालमन की। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सालमन के हवाले से, और ये जो आपका नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। आपको अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में जो ज़्यादातर स्टेटमेंट आती है ना, वो ये कहते हैं डिफ़ाइन इंस्टिक्ट एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ सालमन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
या आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एंड इंस्टिंक्ट्स इन एनिमल्स बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर का टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। पीछे जो हमने ओरिएंटेशन पढ़ा था वो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा हम लाइफ साइकिल को देख लेते हैं, ये आपके लिए ऐड किया था ताकि आपको थ्योरी क्लियर हो जाए। हम स्टार्ट कर लेते हैं जी एडल्ट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म वो था जो फ्रेश वाटर में अभी आया, यानी ये मेल हो गया और ये साथ इसकी फ़ीमेल हो गई। अब ये आए थे जी मेरीन से, जो है इधर फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर के अंदर इन्होंने जो है फीमेल थी उसने एग ले किए, मेल ने इसके ऊपर जो है वो स्पर्म ले कर दिए, जिससे क्या था कि ये उस नेस्ट के अंदर जो है मौजूद थे। काफ़ी दिन गुजरे, मेल और फीमेल की तो हो गई डेथ, यानी ये दो ऑर्गेनिज्म तो डेड हो गए। अब ये जो एग था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब एग ने आगे हैचिंग की तो उससे जो पहली चीज़ निकलती है उसको नाम देते हैं एल्विन का। एल्विन बेसिकली ख़ास टर्मिनोलॉजी है जो सालमन के लिए यूज़ की जाती है। एल्विन का मतलब होता है द वेरी फर्स्ट लार्वल ऑर्गेनिज्म जो कि फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ था। इसका साइज़ ऐसा ही होता है जैसे फिंगर होती है, फिंगर जितना ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, इसका नाम होता है एल्विन। एल्विन जब थोड़ा सा मेच्योर होता है उसको हम नाम देते हैं फ्राई का। फ्राई इतना हो जाता है जैसे हाथ है, या हाथ से थोड़ा सा बड़ा, और इसकी ये शेप भी थोड़ी सी चेंज होती है, कलर भी चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद फ्राई जो होता है ना, ये भी फ्रेश वाटर में ही रहता है। फिर उसके बाद जो पार होता है ये भी फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। पार की सबसे खास बात ये है, ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही है ना इसकी बॉडी के ऊपर, इस तरह की पूरी लाइंस, तो ये इसकी सबसे ख़ास बात होती है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। तो ये भी फ्रेश वाटर के अंदर ही मौजूद होता है। पार जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको नाम दिया जाता है स्मॉल्ट का। स्मॉल्ट जो है अब ये इतना मेच्योर हो गया है कि ये लॉन्ग माइग्रेशन ट्रैवल कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, पानी के उतार चढ़ाव को देख सकता है, अपना रास्ता ढूंढ सकता है विद हेल्प ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, कि केमिकल्स को सेंस करते हुए बेसिकली तो ये माइग्रेशन करते हैं ना। तो फिर वहाँ से जो है ना, ये स्मॉल्ट वो स्टेज है कि अब ये जाएगा टुवर्ड्स द मैरीन इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट जाएगा तो वहाँ पे मैरीन में जाने के बाद ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे मिनिमम 7 महीने और मैक्सिमम 7 साल तक ये ज़िंदा रहेगा। 7 साल गुजारने के बाद जब ये अच्छा खासा मेच्योर हो जाएगा, इसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी भी आ जाएगी, तो फिर जो है ये जो होती है ना सालमन जो है एडल्ट, ये दोबारा से आ जाएगी अपने ही फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर और दोबारा ये चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लाइफ साइकिल के हवाले से, और इस वजह से ये इमेज ऐड किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें टर्म के साथ उसकी छोटी सी डेफिनेशन भी ऐड है ताकि आपको समझ आए कि इसका ये नाम क्यों दिया जाता है, जिसकी क्या निशानी होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है कि जो स्मॉल्ट है ये माइग्रेशन करता है टुवर्ड्स द एडल्टहुड। तो स्मॉल्ट जो है इस वजह से अब ये स्ट्रीम वाली चीज़ें हैं और ये ओशन को ले शो कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम 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 स्ट्रीम, और पार जैसे ही मैच्योर हो जाएगा स्मॉल्ट में, स्मॉल्ट क्योंकि माइग्रेशन शुरू करता है ओशन की तरफ, तो ओशन जो है उसके साथ साइन मौजूद है। इसका आप यहाँ से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप प्रिपेयर करें। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और अगर कोई क्वेश्चन हो कर लीजिएगा। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जो नॉन ओरिएंटेशन वाला बिहेवियर है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी आपको बता दिए हैं, और जिसमें सालमन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इसके अलावा सालमन का लाइफ साइकिल अगर आप इस तरह से जस्ट कर लेते हैं ना, सिंपल सा कि उसमें नेमिंग कर लेते हैं, या ये लाइफ साइकिल प्रिपेयर कर लें और नेमिंग कर लें कि एग है, एल्विन है, फ्राई है, और पार है, स्मॉल्ट है, एडल्ट है, जस्ट इस तरह से, और स्पॉनिंग फेज़ है, तो ये कर लें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सालमन और अटलांटिक का डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसको ज़रूर आपने जो है प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। और जो पहला बेटा आपका पार्ट था जिसको हमने ओरिएंटेशन बिहेवियर कहा था, या हम बिल्कुल पहले ही इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, वो पहला हिस्सा जो है लेक्चर का शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर, जिसमें हमने रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट और ये सालमन को डिस्कस किया, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप कि आपको लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड टू ऑल्सो यू कैन ऑल्सो आस्क टू अस। जब हम लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे होंगे तब हमसे तब भी पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड लक।